हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार सिंह। आज से हम द रेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जियोग्राफी सब्जेक्ट को प्रारंभ से शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि हम जियोग्राफी को याद नहीं करेंगे, समझेंगे। ठीक है। किसी भी चीज को समझने पर वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है और जिससे हम आगे कई चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। किसी भी कार्य को होने के पीछे कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। ठीक है। अगर कोई कारक है किसी चीज को, अगर पर्वत का निर्माण होगा तो उसके पीछे क्या कारक होंगे, अगर महाद्वीपों का विस्थापन होगा तो उसके पीछे क्या कारक होंगे, पृथ्वी का जो है कि अस्तित्व जब पृथ्वी का बना उसके पीछे वायुमंडल कैसे बना, ये सब चीजें जो है कि एक एक के पीछे एक जुड़ी होती है। और अगर हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी और हम जियोग्राफी को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाएंगे। तो जियोग्राफी को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम इसके एक एक घटक को, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करें। यह कोई इतिहास नहीं है कि जिसे हम याद कर लेंगे। यह एक साइंस सब्जेक्ट है। अगर साइंस सब्जेक्ट बैकग्राउंड के आप अगर हैं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे किन चीजों का अस्तित्व में आना, किसी चीजों का अस्तित्वहीन हो जाना, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीजन होता है। उन सभी रीजनों को हम आज से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वायुमंडल। तो आज हम अपने वायुमंडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप इधर डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को धरती से यानी कि भूपर्पटी से आसमान की तरफ जाने पर कितने भागों में बांटा गया है। उन सभी भागों को अलग अलग नाम भी दिया गया है। अलग अलग इनकी ऊंचाई है, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक तो वायुमंडल से आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी हल कर सके, और कहीं अगर हमसे कोई लिखित क्वेश्चन मांग दिया गया, वायुमंडल से कोई एक विस्तृत क्वेश्चन के रूप में कोई बात कही गई, हम उसको भी आसानी से जवाब दे पाए। ठीक है। तो हम इस प्रकार से वायुमंडल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वायुमंडल के क्या क्या घटक होते हैं, हमारी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे वायुमंडल की संरचना क्या है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हमारे पृथ्वी के अस्तित्व में आने से हमारे वायुमंडल पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा, शुरुआती दौर में हमारी वायुमंडल किस प्रकार की थी, किस प्रकार की गैसों की प्रधानता थी, आज के समय में किस प्रकार के गैसों की प्रधानता है, किस प्रकार से जो कि पृथ्वी हमारी एक ज्वलित आग का गोला था, पिंड था, वो पिंड आखिर रहने योग्य बना तो बना कैसे, क्या शुरू से ही वायुमंडल में ये सारी गैसें मौजूद थी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें जो भी हैं, क्या शुरू से अम्लीय वर्षा हो रही है, ये सब चीजों जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए हम वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति। आखिर हमारे वायुमंडल का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या स्टेप रहा और क्या क्या इसमें फैक्टर काम किया। ठीक है। तो वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक जलवायु वैज्ञानिक थे, जलवायु वेदता थे, कास्ते द बफन। कास्ते द बफन ने भौगोलिक क्षेत्र में, जियोग्राफी क्षेत्र में एक चीज दिया जिसका नाम है भौगोलिक समय सारणी। भौगोलिक समय सारणी किसने दिया ये? कास्ते द बफन।
ये कार्स्टेन बफन महोदय जो थे वो जर्मन के जलवायु वेत्ता थे। इन्होंने भौगोलिक समय सारणी दिया और जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, यानी कि जब पृथ्वी आग का गोला थी, जो बिग बैंग थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है वह 4.8 करोड़ वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, ठीक है। तो उस कालखंड को किससे कर, तो भौगोलिक समय सारणी के माध्यम से कार्स्टेन बफन ने हमारे समय को दो भागों में बांटा, एक प्री कैम्ब्रियन कल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। मतलब पृथ्वी ने 4 अरब वर्ष पहले और आज के वर्तमान से लेकर पूरे इस समय को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा प्री कैम्ब्रियन कालखंड और एक को कहा पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। और इसमें जो समय सारणी आती है, उन्होंने कहा कि 4.2 अरब वर्ष से लेकर कब तक का समय, 60 करोड़ वर्ष के इस बीच के समय को क्या कहा गया, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और वहीं पोस्ट कैम्ब्रियन 60 से 59, 60 तो उसमें हो गया, 59 करोड़ से लेकर आज तक के समय को क्या कहा गया, पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड में पृथ्वी जो है कि एक ज्वलित आग का पिंड था, एक गोला था। समय के साथ साथ यह आग का गोला ठंडा होता गया। क्योंकि कोई भी वस्तु ठंडी होती है तो वह ऊपर से ठंडी होती है। तो जब हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई तो एक भूपर्पटी, हल्की सी भूपर्पटी का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन चूंकि अंदर हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और आज भी है, तो ऊपर का सतह कमजोर होने के कारण जब नीचे गैस जब बनते थे तो गैस क्या होते थे, वह भूपर्पटी को तोड़कर बाहर निकलते थे। तो इस दौरान हम देखेंगे कि अनेक जो गैसें हैं वो बाहर निकली हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वायुमंडल में गैसों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले जो गैसें निकली हैं वह कौन कौन सी निकली हैं। पहला निकली हैं कार्बनिक गैसें और दूसरा क्या निकली है, सल्फ्यूरिक गैस। सबसे पहले अगर वायुमंडल में कोई गैस रिलीज हुई है तो वह कौन सी थी, कार्बनिक और सल्फ्यूरिक। ये क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लीजिएगा इस पॉइंट को। तो हमारी शुरुआती जो वायुमंडल थी वह कैसी थी, कार्बन वाली थी, ठीक है। सबसे पहले हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई गई, कार्बनिक और सल्फ्यूरिक। और इसके साथ साथ क्या निकला हमारा, जल वाष्प। क्या निकला, जल वाष्प। अब जल वाष्प निकला मतलब कि यह बाहर आते ही गर्मी के कारण किसमें बदल जाएगा, अदृश्य जल में बदल जाएगा, यानी कि आर्द्रता में बदल जाएगी। और यही आर्द्रता जो वायुमंडल में जो धूल कण होंगे, जो पराग कण होंगे, उन्हीं के पास पहुंचेगी और पहुंच के उनके साथ क्या होगी, संघनित हो जाएगी। संघनन की क्रिया समझते हैं कि एक कोई भी ठोस पिंड होगा, उसके अगल बगल जो हवाओं में जो आर्द्रता मौजूद है वो संघनित होकर किस रूप में बदल जाएगी, जल बूंदों के रूप में बदल जाएगी। और वह जल बूंद क्या करेगा, बादल का निर्माण करेगा। और बादल का निर्माण होगा तो जो पानी गिरेगा, तो चूंकि वायुमंडल में क्या है,
अनेक प्रकार की गैसें हैं और वह गैसें इस बारिश के माध्यम से क्या हो जाएगी, अम्ल वर्षा हो जाएगी। अम्ल वर्षा हो गई, अम्ल वर्षा हो गई तो जमीन पर एक तो वर्षा हो रही है, जमीन पे पानी लगेगा। अम्ल वर्षा हो गई मतलब हमारा आसमान जो है वह जो बेकार गैसें हैं उन सब से क्या हो गई, मुक्त हो गई। हमारी वायु इसी जलवाष्प के कारण बादल बना, बादल के कारण जो है कि बारिश हुई, बारिश के कारण जो वायुमंडल में जो खराब गैसें थी वो अम्ल वर्षा के रूप में कहां आ गई, धरती पर आ गई। अब हमारे ये प्रक्रिया जो है कई करोड़ वर्ष तक चली, जिससे हमारा आसमान धीरे 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 वायुमंडल जो है हमारा बन रहा है और हमारे रहने अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है। अब क्या होगा कि सूर्य की आने वाली किरणें, परावैंगनिक किरणें अदृश्य जलों के साथ क्रिया कर कर जब भी वाष्पित होगा तो उन परावैंगनिक किरणों के साथ जो क्रिया करने के दौरान हमारी सबसे पहले जो उसके बाद जो निकली गैसें वो कौन कौन सी गैसें थी, एकदम ऑक्सीजन। क्या थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। बरसात हुई, अम्लीय वर्षा हुई, सूर्य की किरण पड़ी और जो है कि वो टूटा जल वाष्प जो है हमारा किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तब जन्म हुआ। अभी ये गैसें इतनी मात्रा में नहीं है कि हम जीवित रह पाए, अभी एकदम ये शुरुआती दौर में है। ठीक है। तो एक चरण चल रहा है, हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे। अब अम्ल वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, क्योंकि शुरुआत में मैं इसे मिटाता हूं फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो आप देख पाओ वायुमंडल की उत्पत्ति को अगर हम चरणों में बांटे तो 4 चरण बनते हैं। एक प्रथम चरण, एक द्वितीय चरण, एक तृतीय चरण और एक चतुर्थ चरण। अगर हम वायुमंडल की उत्पत्ति की बात करें तो 4 चरणें हुई। पहले में पृथ्वी चूंकि हमारी, हमने बताया कि क्या थी, आग की गोला थी, ठंडी हुई तो कई बार पृथ्वी से अंदर से क्या निकले, ज्वालामुखी निकली। ठीक है। इन ज्वालामुखियों का कारण कौन से, कार्बनिक गैसें निकली, कार्बनिक गैसें निकली और कौन सी, सल्फ्यूरिक गैसें निकली। साथ में क्या निकला, जल वाष्प। यह जल वाष्प जो है वायुमंडल बादल का निर्माण किया, संघनित हुआ, वायुमंडल बादल का निर्माण किया, बादल नीचे आया, नीचे आने के कारण क्या हुआ, दूसरे चरण में एकदम नवजात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों का जन्म हो चुका है दूसरे फेज में। अभी ये बात हो रही है प्री कैम्ब्रियन कालखंड की। अभी तक पृथ्वी पर ये जो हम जिस महाद्वीपों की बात करेंगे, देशों की बात करेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी वायुमंडल का निर्माण हो रहा है, इसीलिए जब हम आगे महाद्वीप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड से पढ़ते हैं, महाकल्प से। आखिर उसके पीछे पढ़ते क्यों नहीं है, क्योंकि महाद्वीप का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो हम प्री कैम्ब्रियन कालखंड को डिस्कशन क्यों करें, हम सीधे पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड से डिस्कस करें। लेकिन अभी वायुमंडल की उत्पत्ति चूंकि प्री कैम्ब्रियन कालखंड में हुआ है,
हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जलवाष्प के कारण जो ये बादल बने हैं, ये बादल वर्षा कर रहे हैं, तो कई करोड़ वर्षों तक वर्षा किए, तो जो नीचे जमीन पर पानियों का ढेर लग गया, जो वर्तमान का हमारा सागर है। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जन्म हुआ, हाइड्रोजन का जन्म हुआ, और हमारी धरती पर खूब पानी का एक बड़ा समूह जो है वह इकट्ठा हो गया। अब इसमें क्या होंगे, इसमें जो है कि शैवाल आप लोग समझ रहे हैं, जो पानी के ऊपर काय टाइप लग जाता है, काय हरी हरी होती है ना, और किसी भी हरे चीज में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जो कार्बनिक चीजें हैं, एक तो वर्षा से हमारा आसमान साफ हो रहा है, कार्बनिक को जो है कि ये शैवाल धीरे धीरे क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा घट रही है, और वहीं ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरे फेज में ये काम हुआ है कि हमारे यहाँ शैवालों का जन्म हुआ है, हमारे पानी के सतहों पर उनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, और वो जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को जो है कि अपने भोजन के रूप में लिए हैं, और हमको जो है कि ऑक्सीजन जो है क्या किए हैं, रिलीज किए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे कालखंड में हमारी जो है कि पृथ्वी का मतलब कि सतह जो है, वो सतह हमारी मजबूत हो रही है। सतह यानी कि हम कहें भू परपटी, क्या, भू परपटी। अब पानी है, बरसात हो रही है, पृथ्वी कुछ हमारी ठंडी हो चुकी है, जिसके कारण वहां पर क्या होंगी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, धीरे धीरे उनका जन्म होगा, घास फूस इस तरीके से। ठीक है। और वो घास फूस भी क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती जाएंगी, और ऑक्सीजन को क्या करती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी। इस प्रकार से हमारा जो है कि वायुमंडल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ठीक है। अब चौथे में आते आते हमारा वायुमंडल पूरी तरीके से, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा वायुमंडल जो है कि पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी वायुमंडल का उत्पत्ति जो है कि किस प्रकार से हुआ, कितने चरणों में हुआ। इस शुरुआती वायुमंडल हमारा कार्बनिक था, बाद में धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन का कैसे कैसे जो है कि विस्तार हुआ, उसमें क्या क्या फैक्टर काम किए। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे पास कि वायुमंडल किसे कहते हैं। एक शब्द आया हमारे पास, क्या, वायुमंडल। दूसरा शब्द आया हमारे पास मौसम। तीसरा शब्द आया हमारे पास जलवायु। ठीक है। वायुमंडल क्या है, तो हमारी जो भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, गैसों का एक आवरण है, जो कहीं सघन है तो कहीं विरल है। ठीक है। तो इसका परिभाषा ये हो गया कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ की वह परिधि जो गैसीय विरल एवं सघन गैसीय आवरण से आबद्ध है, जो कि हमारे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल की बात हो गई। बात करते हैं मौसम की। मौसम किसे कहते हैं, तो
प्रत्येक वायुमंडल का कुछ भौतिक गुण होता है, जैसे आर्द्रता होती है उसमें, ताप होता है उसमें, वायु परिसंचरण होता है, वर्षण होता है, घनत्व होता है। तो ये क्या है? भौतिक गुण है। किसका? वायुमंडल का। तो इन्हीं भौतिक गुणों का अल्पकालिक परिवर्तन, अभी सुबह क्या है? धूप है, दोपहर में छांव हो गया, 3 बजे के बाद बरसात हो गई, मतलब एक ही दिन में मौसम ने कई रंग बदले, तो हम क्या कहते हैं? मौसम बदल गया है। तो इन्हीं वायुमंडल के भौतिक गुणों का अल्पकालीन परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। समझ में आई? मौसम किसे कहते हैं? तो फिर जलवायु की परिभाषा क्या हुई? तो मौसम जो होता है वह अल्पकालिक परिवर्तन होता है। तो मौसम के 25-30 सालों का जो औसत होता है, किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया को ले लीजिए, और उस एरिया में मौसम का जो 25-30 साल का जो रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड का जो औसत होगा, उसी औसत को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यानी कि मौसम एक अल्पकालिक परिणाम है, तो जलवायु एक दीर्घकालिक परिणाम है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मौसम अगर साधन है, क्या है? साधन है, तो जलवायु क्या है? साध्य है। अगर मौसम कारण है, तो जलवायु परिणाम रहेगा। ठीक है? अगर मौसम क्या है? अल्पकालिक, तो जलवायु क्या है? दीर्घकालिक। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम क्या है क्या नहीं है, इन दोनों में हमने अंतर को देख लिया। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल के संघटक या घटक क्या होते हैं। ठीक है? इसे मैं मिटा दूं। वायुमंडल के घटक, हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों को यह बात पता भी हो कि वायुमंडल के घटक क्या होते हैं। वायुमंडल के घटक, तो वायुमंडल के 3 घटक होते हैं। पहला ठोस, दूसरा क्या होता है? द्रव्य, और तीसरा गैस। हमारा वायुमंडल बन चुका है, उत्पत्ति हमने पढ़ लिया। उत्पत्ति पढ़ने के बाद वर्तमान में जो हमारे वायुमंडल हमारे पास मौजूद है, उपस्थित है, जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं, उसमें 3 घटक मौजूद हैं। और वो घटक कौन कौन सा है? ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में क्या क्या चीजें हैं? तो ठोस में एक तो है धूल कण, दूसरा है पराग कण, तीसरा है राख कण। यह ठोस चीजें हैं। द्रव में क्या है? तो द्रव में है जलवाष्प, दूसरा जल बूंद, और तीसरा क्या है? ओला। ओला पड़ता है ना, ओला या हिमकण, यानी कि बर्फ के कण। और गैसों में क्या है? तो गैसों में हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, नियॉन, मीथेन, ये सारी गैसें हैं। तो अब मुख्य ये 4 गैसें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वायुमंडल में गैसों का जो परसेंटेज है वह कितना है, तो यह जो है कि 78% के आसपास है, यह 21%, यह जो है 0.93% आर्गन, और ऑक्सीजन कितना है 0.03%। सोचिए, हमने बताया था कि उत्पत्ति के समय सबसे अधिक जो वायुमंडल में गैस थी वो कौन सी, कार्बन, और यह अगर रहेगी तो हमें जीने नहीं देगी। इसलिए जब तक ये थी तब तक हम लोगों का विकास संभव था ही नहीं। इसको धीरे धीरे कई करोड़ वर्ष साल लगे और ये धीरे धीरे कम होती गई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते बढ़ते आज 21% पहुंच चुकी है। और आजकल के वर्तमान जो विकास का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से जनसंख्या पृथ्वी पर बढ़ रही है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, यकीन मानिए कि कुछ सालों में ये धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, इस 21 को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को नीचे गिराएंगे और हम इन गैसों को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। एक दिन यह वायुमंडल हमारे रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पेड़ पौधों की रक्षा करें और अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की रक्षा करें, जो आपके जीवन का सबसे मूल आधार है। बात समझ में आ रही है यहां से? तो ये है हमारे वायुमंडल के घटक। अब इनकी विशेषता क्या है, यह किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। तो अब हमारे वायुमंडल में धूल कण उड़ रहे हैं, पराग कण है, राख कण है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जियोग्राफी में, ये हम पढ़ेंगे। जल वाष्प किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे लिए और गैसें किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि सूर्य की जो स्थिति है वह पृथ्वी के, अगर मैं ये पृथ्वी बना दूं तो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसे कहते हैं इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और उसके उत्तर में एक जाती है लाइन 23.5 डिग्री पे, उसे कर्क रेखा, और एक 23.5 डिग्री दक्षिण में जाती है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की स्थिति सालों भर इस 23.5 से 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच ही रहती है। और चूंकि सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो है क्या होती हैं, हमेशा लंबवत गति करती हैं, सीधी गति करती हैं। तो जब ये सीधी गति करेंगी तो बहुत करेंगी तो इन दोनों के पास ही प्रकाश पहुंचा पाएंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो फिर ध्रुवों पर जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल के साइड में तो पूरा अंधेरा रहेगा, लेकिन इन्हीं धूल कणों के कारण, जो ये धूल कण, प्रकाश पराग कण, राख कण हैं, इनसे जब सूर्य की रोशनी टकराती है तो टकराने के बाद उसका दिशा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने के कारण सूर्य की रोशनी जो है वह कहां पहुंच पाती है, ध्रुवों के तरफ पहुंच पाती है। इसलिए हमें पूरे पृथ्वी पर प्रकाश दिखाई देता है। अब वो चीज अलग है कि 6 महीना इस ध्रुव पर अंधेरा रहता है तो 6 महीना इस पे होता है। वह किस स्थिति में होता है, जब सूर्य अगर नॉर्थ साइड में है, कर्क रेखा के ऊपर है, तो साउथ पोल पर जो है अंधेरा रहेगा, और जब यह जो है कि इस पे है, क्या कहते हैं, कर्क रेखा पर है, तो नॉर्थ पोल में अंधेरा रहेगा। वो चीज अलग है। लेकिन इन धूल कणों पर ही जब सूर्य की किरण जब पड़ती है तो पड़ते ही वह अपनी रास्ते को बदल देती है और तिरछा दूसरे तरफ चली जाती है। इस प्रकार जो है कि धूल कण हमारे वायुमंडल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आप लोगों ने देखा। उसी तरह जल वाष्प क्या है, जो आर्द्रता के रूप में जो अदृश्य जल है, जल वाष्प मतलब अदृश्य जल जो हमें दिखाई ना दे नंगी आंखों से, ठीक है, वो क्या करेंगे, जल वाष्प जो है कि ऊपर जाएंगे और इन्हीं धूल कणों के पास जाकर चिपकेंगे। चिपकने के बाद संघनित होंगे, संघनित होने के बाद जल बूंदों का रूप लेंगे
और जल बूंदों के रूप लेने के बाद वह पृथ्वी पर गिरेंगे, बरसात होगी। और बरसात में कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर ये धूल कण, ये सब ठोस कण अगर न हो और ये जलवाष्प उनके साथ जो है कि एक संघनन की क्रिया न करे, तो हमारे पास बादल का निर्माण नहीं होगा, और बादल निर्माण नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो कितने दिक्कत होगी हमें, ये आप सभी को बताने की जरूरत हमें ऐसा लगता नहीं है कि महसूस। ठीक है, अब उसी तरीके से गैसें हैं, तो अब ऑक्सीजन गैस की अगर कमी हो जाए तो ये सब कुछ रहते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे घटाने का। तो ये हमारा वायुमंडल का घटक है, ये 3 घटक हैं, और तीनों घटकों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं आगे इसके बाद आपको दूसरा चीज पढ़ाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। आखिर हमारा जो वायुमंडल है वह किस प्रकार से है, यह चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सबसे जो नीचे वाली लाइन है, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, और आप इस चीजों को फिर दोबारा से जाकर वीडियो देखकर नोट करिएगा। अगर अभी नोट करने के चक्कर में लग गए तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, पहले समझिए, डायग्राम बहुत जरूरी चीज होता है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर मैंने 3 डॉट बनाए हैं, 3 बिंदु बनाए हैं। यह तीनों बिंदु के नाम लिखे हुए हैं। बीच वाले बिंदु को हम विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा को इंडिकेट कर रहे हैं, और वहीं एक तरफ जो है कि नॉर्थ पोल है और दूसरे तरफ साउथ पोल है। ठीक, बात समझ में आ गई। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रेड लाइन जो है कि 3 रेड लाइन खींची हुई है ऊपर की तरफ। यह तीनों रेड लाइन में जो नॉर्थ पोल का रेड लाइन है और साउथ पोल का लाइन है वह एक समान है, जबकि जो विषुवत रेखा के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है वह जो है कि इनकी अपेक्षा क्या है, लंबी है। ठीक, और मैंने एक ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन खींचा हुआ इस तरीके से। यह जो लाइन है वह हमारा एक परत को डिफाइन कर रहा है, और वह परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। यानी कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक और जो पहला लेयर है वायुमंडल का, उसको हमने एक नाम दिया, वो क्या है, क्षोभ मंडल। और आप देख पा रहे होंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सबसे ऊंची है, अर्थात 16 किलोमीटर की है। क्वेश्चन पूछता है कि जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां पर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या इक्वेटर लाइन। आप देख पा रहे होंगे कि क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है, विषुवत रेखा पर। वही आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। ठीक है, अभी अब मैं इसको जो है कि यहाँ पे इसके पूरे फीचर्स को डिफाइन कर रहा हूं, फिर इसके ऊपर वाले लेयर पे हम चलेंगे। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा जो है कि यह डिस्टर्बिंग लेयर है। किस कारण से, तो यहां पर सबसे अधिक बादलों का निर्माण होगा, सबसे अधिक जो है कि हवाएं चलेंगी, सब यहां बिजली कड़केगी। तो जो भी इस प्रकार की झंझनाहट, बिजली को कड़कना, पवनों का तेज चलना, ये जो भी चीजें हैं वह किस मंडल में होंगी, क्षोभ मंडल में। बात समझ में आ रही, क्षोभ मंडल में होंगी। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल आ रहा है। आप देख रहे हैं मैं यहां भी समताप मंडल लिखा हूं और यहां भी, अर्थात समताप मंडल की ऊंचाई जो है अगर हम देखें तो लगभग 16 किलोमीटर से लेकर कितने, 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अब समताप मंडल के बीच में मैंने ओजोन परत भी लिखा है, ओजोन मंडल भी उसको कहते हैं, जो हमें सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो यह जो अगर क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत किस मंडल में है,
या ओजोन परत किस मंडल के मध्य में है, तो आप बताएंगे कि ओजोन परत समताप मंडल के मध्य में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है। 25 से 30 समताप मंडल के ही बीच में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि 25 मीटर से 30 किलोमीटर के लेयर में पाई जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। आखिर समताप मंडल को समताप क्यों कहते हैं? क्या इसमें समान ताप रहता है? क्या इसमें इस पूरे समताप मंडल में एक समान तापमान रहता है, इसलिए ये समताप कहते हैं? ये आगे हम पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि अगर पृथ्वी से अगर एक लाइन खींची जाए सीधी, मैं ये रेड मार्कर से आपको दिखा रहा हूं, अगर पृथ्वी से प्लस माइनस, अगर माइनस है तो पॉजिटिव लेफ्ट रेट, पॉजिटिव लेफ्ट रेट, और अगर जो है तापमान बढ़ रहा है ऊपर जाने के साथ साथ, तो निगेटिव लेफ्ट रेट होता है। तो शुरू में हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल का जो पहला लेयर है, इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडल में क्या आती है, कमी आती है, कमी आएगी। और वह कमी कितनी होगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर जो है वह हम जमीन से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाने पर हमारे तापमान में कितनी कमी आ रही है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि क्षोभ मंडल में जब हम पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हमारी कमी आएगी। वहीं जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और तापमान में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे, निगेटिव लेफ्ट रेट कहेंगे। वृद्धि हो रही है प्लस के निशान से, और मैंने यहां बताया कि जब वृद्धि होगी तो वो निगेटिव लेफ्ट रेट कहलाएगा। उसी तरीके से जब समताप मंडल से मध्य मंडल की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा जो है कि तापमान क्या होगा, कम होगा। तो फिर हम कहेंगे कि पॉजिटिव लेफ्ट रेट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ हम लिख दें कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, पॉजिटिव लेफ्ट रेट, फिर समताप मंडल में निगेटिव लेफ्ट रेट, फिर उसी तरह मध्य मंडल में पॉजिटिव लेफ्ट रेट, उसी तरीके से आयन मंडल में निगेटिव लेफ्ट रेट, और इसके ऊपर वायुमंडल में भी क्या होगा, निगेटिव लेफ्ट रेट। और यह फिर निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और अगर कहा जाए तो बहिर्वायुमंडल का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पर वायुमंडल में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो 32,000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। तो अभी हम बात करेंगे केवल 620 किलोमीटर की, इसके ऊपर की बात ही नहीं करनी है हम, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब भी वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में शुरू में कमी आएगी, किसी एक लेयर में कमी आएगी, फिर दूसरे लेयर में बढ़ोतरी होगी, तीसरे लेयर में फिर कमी आएगी, कमी होगी तो क्या कहेंगे, और जो है कि उसमें तापमान में वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे, आपने ये भी समझा। तो चूंकि समताप मंडल को समताप मंडल इसलिए कहते हैं कि समताप मंडल को अगर हम ऐसे ऐसे लेयरों में बांटे, लेयर में, तो अगर पहले लेयर में अगर 6 डिग्री तापमान है, सपोज करिए कि 6 डिग्री तापमान है, तो इस पूरे लेयर में 6 डिग्री तापमान होगा, और उसके ऊपर वाली लाइन में 7 डिग्री हो सकता है, होगा ही, क्योंकि यहां पर तापमान क्या हो रहा है, सेकेंड लेयर में बढ़ रहा है, इसीलिए तो इसे निगेटिव लेफ्ट रेट कह रहे हैं। यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। तो इंक्रीज हो रहा, तो पहले वाले लेयर में अगर 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे में 7 होगा, तीसरे में 8 होगा, 9, अगले वाले में 9 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है कि यहाँ पर समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर तापमान इसका जो है कि बढ़ के कितना हो जाता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है।
और फिर इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव लेप्स रेट है, यानी कि तापमान में कमी आएगी। और कमी आते आते, यह कमी आते आते मध्य मंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते इसका तापमान हो जाता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे वायुमंडल में किस मंडल का तापमान सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम तापमान किसका पाया जाता है, मध्य मंडल का, -85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड। और आयन मंडल उसके ऊपर है, तो यहाँ आयन मंडल में फिर जो है कि क्या होगा, फिर जो है कि तापमान में वृद्धि होगी, और उसके बाद केवल वायुमंडल में भी वृद्धि होती हुई अब ऊपर का एरिया बहुत गर्म हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। इसीलिए देखा जाता है कि समताप मंडल में ही जो हवाई जहाज चलती है, वो पूछता है कि हवाई जहाज हमारे किस मंडल में चलती है, तो समताप मंडल में चलती है, क्योंकि एक लेयर में चलेगी तो तापमान एकदम सेम है, इसलिए जहाज में आग नहीं लगेगी। वरना मौसम परिवर्तन होता रहेगा, तापमान परिवर्तन होता रहेगा उस लेयर में, तो क्या होगा, जहाज में आग लग जाएगा हवाओं के घर्षण के कारण। लेकिन यहाँ पर तापमान चूंकि एक समान रहेगा, इसलिए जहाज आराम से जो है कि गति कर सकती है। तो समताप मंडल का महत्व यहाँ है। वहीं जो है कि आयन मंडल, आयन मंडल में जो भी हमारे सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट, इन सभी सैटेलाइटों को, जो भी हम लोग सैटेलाइट सरकार छोड़ती है, या कोई भी अमेरिका, नासा, या अपना जो है कि इसरो, सब लोग सैटेलाइट किस मंडल में छोड़ते हैं, आयन मंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है कि मंडल का क्या है, विस्तार है ऊपर की तरफ जाने पर। और इनकी ऊंचाई यहाँ पर दी गई है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और यहाँ से सीधे जो है कि 50 किलोमीटर समताप मंडल। इसी मंडल के बीच जो है कि हम देख रहे हैं कि हमारा ओजोन परत पाया जाता है, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल को लगभग पूरी तरीके से समझ लिया है, किस तरीके से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, उसके घटक क्या हैं, उसकी संरचना क्या है। ठीक है, और वह किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे हमारे वायुमंडल का विनाश भी हो रहा है, कैसे हम लोग उसमें एक कारक के रूप में है, जिससे कि भविष्य में हमारे वायुमंडलीय दशाएं जो है खराब हो रही हैं। ये हमने सब कुछ ओवरऑल एक पढ़ लिया। अब आप जब वायुमंडल को कहीं किताब में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो चाहे वो जैसे भी लिखा हो, आपको समझ में आने लगेगा वो चीजें। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को, एक नेक्स्ट को लेके जो है कि मैं आऊंगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।